हेलो दोस्तों, एविएशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वह प्लेटफॉर्म का सेट करने वाले हैं, जो नवीन सर के द्वारा तैयार किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का सेट होता है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। प्लेटफॉर्म के सेट में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रहता है, जो बिल्कुल एग्जाम की तरह लगता है। तो आइए आज इसी से हम लोग सेट करने वाले हैं, और यह बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल दोनों के लिए परफेक्ट है। और आज इसका सेट नंबर 1 है, तो हम लोग इस सेट का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, और सभी का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कहा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? वसीम का संधि जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? वसीम की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1802। स्मॉल डेट को भी याद रखना कि 31 दिसंबर 1802। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस महीने में शुरू होता है? गुजरात के कच्छ में रण उत्सव की शुरुआत हर वर्ष नवंबर महीने से इसकी शुरुआत किया जाता है। चलिए देखिए 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? चीन में तो यह बहता ही है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। यह नेपाल देश में ब्रह्मपुत्र नदी का कोई लेना देना नहीं है, यह नेपाल में नहीं बहती है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 4 नंबर। 4 में कहा गया है कि बिहार की नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ये ऑप्शन को देखते हैं। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, जैसे कि कोसी। बिल्कुल सही बात है। उत्तर बिहार के जो अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है और अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये अगले साल किसी और रास्ते बहती है तो अगले साल किसी और मार्ग अपना लेती है। तो पहला तो ऑप्शन सही है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों जैसे कि सोन, पुनपुन, फल्गु पठारी क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिल जाती है, यह भी सही है। सोन नदी आपके दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, यह भी सही है। घाघरा नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो 3 ऑप्शन सही है। बाकी चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया है कि कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए गंगा में मिल जाती है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह ऑप्शन गलत है, तो आपका 4 नंबर ही सही हो जाएगा। गलत कैसे है कि कर्मनाशा नदी जो है वह विंध्याचल पहाड़ी से नहीं बल्कि यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, और पूर्व दिशा नहीं बल्कि यह उत्तर दिशा उत्तर नॉर्थ की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। तो यही यहाँ से गलत है। तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो ये कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया? वह था साइमन कमीशन। इसी में खासकर बहुत सारा विद्रोह हुआ था, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसी वजह से बहुत भारत में विद्रोह हुआ था। तो साइमन कमीशन इसका सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं कि साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ। तो साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका नियुक्त किया गया। और इसका भारत में आगमन कब हुआ? तो भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, जिससे जोड़ तोड़ से इसका विद्रोह हुआ था। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में सौंप दिया था। चलिए देखिए 6 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 से 35। 14 से 18 तक समता और समानता का अधिकार है, ठीक है। 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया। 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धर्म की आजादी की बात कहा गया। और 29 से 30 में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और प्रशासनिक
के लिए बात कही गई है। आगे है 7 नंबर के मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को उनका सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एक यहाँ पर आपको हम ट्रिक बताते हैं, हसीन माशुकात। हसीन माशुकात, माशुकात, यह एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश और सातवाहन वंश, यह इसका सीरीज है। तो सबसे पहले हर्यक वंश 1 नंबर पे आएगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश 2 नंबर पे। उसके बाद फिर आपका 9 से नंद वंश हो जाएगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे मौर्य वंश हो जाएगा। 5वें नंबर पे शुंग वंश और 6ठे नंबर पे कन्न वंश हो जाएगा। और 7वां जो त हो उसे सातवाहन वंश को याद रखना है। तो बस इसका देखिए कूट में यहाँ पे आंसर दिया गया, कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिला लीजिएगा, यही इसका सीरीज है। हसीन मातुकात इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में कहा गया कि भारत में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 8 का 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो जिसे ITBP कहते हैं, के नए महानिर्देशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रवीण कुमार को ITBP का नया महानिर्देशक बनाया गया है। 9 का 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त चारों कथन में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय का काम करती है, तो यह भी सही है। जिला परिषद जिले के सभी पंचायत समितियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के साथ साथ जिला स्तरीय योजनाओं को समेकित करती है, तो यह भी सही हो जाएगा। चौथा नंबर है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को अपना सिफारिश देता है। तो इसमें से आपको चारों कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है। तो इसमें कूट में आंसर देना है किसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रीजनिंग है, तो आइए इसे स्किप करते हैं। वैसे इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग और मैथ को हम लोग स्किप करने वाले हैं, सिर्फ जीके, जीएस, जीके करंट अफेयर और साइंस, इन सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं, यानी 75 क्वेश्चन का हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 21 नंबर, इसमें कहा गया कि फ्यूज के तार का पदार्थ क्या होता है। तो फ्यूज के तार का जो पदार्थ होता है उसकी प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा यह आवेश की मात्रा का मात्रक है, आवेश की मात्रा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर घंटा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन सा कथन सही है। वायु में संचरित एक प्रकाश जो है वायु में पहले संचरित है, उसके बाद वह कांच के पट्टी में प्रवेश करता है, तो क्या होगा। तो इसका आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, यह भी ठीक है। और निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होता है, तो इसमें से तीनों कथन सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है वह कौन है, तो वह हो जाएगा संहिता। संहिता संहिता ही है जो पूरे विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, मास इसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा है, तो वो किस वस्तु को अपने आसानी से उठा कर लेके चला जाएगा। 1 किलो जल, 1 किलो तांबा, 1 किलो ढीले ढाले रूप में भरे पंख, या उपरोक्त में से सभी। तो 1 केजी ढीले ढाले रूप से भरे पंख को उठा कर लेके चला जाएगा। 25 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है। ओजोन परत है जो वह किससे रक्षा करती है जीव सेल की, तो यह परावैंगनिक किरणों से हम सभी को यानी जीवों को रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देता है। चलिए देखिए 32 नंबर, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है। तो ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहा जाता है। 32 का 1 सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, तो जीके जीएस या साइंस के
क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हम लोग, मैथ और रीजनिंग जहाँ पे आ रहा है उसे बस हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ मैथ, जीके, जीएस और साइंस को प्रश्नों को कवर करना है। अगला प्रश्न 33 नंबर, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो मौर्य शासन में हिंदी के आषाढ़ महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। 34 नंबर है कि सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो सल्तनत काल में उलूक घोड़ा पोस्ट था। जो उलूक जो था वह घोड़ा पोस्ट को कहा जाता था। 35 देखिएगा कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरमवादी और उग्रवादी में, तो इसमें उदारवादी नेताओं की जो मुख्य मांगे थी वह थी प्रशासनिक सुधार, विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ और निष्ठावान चरित्र। ये तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 36 का 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला की बात है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 37 का 3 नंबर हो जाएगा। अगर सिर्फ महिला की अगर बात करता तब आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पे भारतीय दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? तो घुमंतु जनजातियों के सामने शहरी समाजों में एकीकरण की समस्या है, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की समस्या, उन तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो वह नहीं पहुंच पाती है, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है, यह भी उनकी समस्या है। तो 38 का 4 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 39 नंबर, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो मसाई जनजाति है वह अफ्रीका में पाया जाता है। 39 का 3 नंबर हो जाएगा। 40 नंबर है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी न्यून हिमरेखा होता है? तो आल्प्स क्षेत्र का न्यून हिमरेखा पाया जाता है। 40 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 51 नंबर, जल क्रांति कहाँ होती है? जल क्रांति चिकनी मिट्टी में होता है जिसे क्ले कहते हैं। 51 का 1 नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। 52 का 3 नंबर। 53 नंबर में देखिए यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ आपका रोग दिया गया और दूसरी तरफ उससे किससे होता है उसका नाम दिया गया, यानी प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, विषाणु किससे होगा उन सभी का नाम दिया है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। प्लेग जीवाणु की वजह से होता है, 1 का 4 हो जाएगा। एड्स विषाणु की वजह से होता है। गंजापन आपका कवक की वजह से होगा और मलेरिया यह प्रोटोजोआ की वजह से होता है। यानी 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1 इसका सही उत्तर है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जो मानव रक्त प्लेटलेट्स है वो क्या छोड़ता है? जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, क्लोटिंग में सहायता देता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की वजह से रक्त थक्का जमने में मदद मिलता है। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को कोडॉन कहा जाता है। 55 का 1 हो जाएगा कोडॉन। अगला प्रश्न है 56 नंबर, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? दंत यानी दांत के इनामेल को फ्लोरीन कठोर बना देता है। 56 का 2 हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। 57 का 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न 58 नंबर, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? जो हरा पौधा होता है यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। चलिए देखिएगा 65 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोड़ा महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, कहलगांव यह महाराष्ट्र में है। सॉरी, यहाँ पे कहलगांव जो है यही इसका सही उत्तर है। कहलगांव महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहलगांव बिहार के भागलपुर में स्थित है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो 65 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ कहलगांव जो है वह महाराष्ट्र में नहीं है। आगे देखिए 66 नंबर, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कोरबा कोयला खदान है वह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 66 का 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? इसमें पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार
राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा 18। 67 का 4 नंबर है। 68 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो वह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। और जब मुजफ्फरपुर है वह लीची उत्पादन के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर बाकी और सारे फल का उत्पादन होता है, लेकिन लीची यहाँ सबसे अधिक फेमस है। अगला प्रश्न है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का एक लोक नृत्य है? छऊ एक लोक नृत्य है जो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। 69 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? राज्य के उच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार में आता है? तो 70 का देखिए, इसमें से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार यह भी आएगा और निरीक्षण क्षेत्राधिकार यह भी आएगा। परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार यह नहीं आता है। आपका 1, 2, 3 आएगा, जबकि चौथा नहीं आता है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? जो आपका न्यायालय है हम सभी का, वह चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में और पंचायतों में सीटों का आवंटन, इन दोनों मामले में यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो 71 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। 72 का 2 नंबर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में डीएसपी कहते हैं। इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, जो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1996 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मानित हुआ था? 1946। इसमें बेसिकली कहा गया कि 1946 में कौन वह व्यक्ति है जो वित्त विभाग उसे मिला था? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को ही मिला था। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों पटल पे राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। चलिए देखिएगा 86 नंबर। अब कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका हो जाएगा। 86 का 3 नंबर हो जाएगा, सिलिका। अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती होता है क्या? तो जो हम लोग दैनिक जीवन में या खासकर दिवाली में जिस मोमबत्ती को, कैंडल को यूज करते हैं, वह क्या होता है? तो उसमें उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 87 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वुटज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो वुटज अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? तो C2H2 जो यह अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? माचिस की जो तीली है उसमें फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाल फास्फोरस पाया जाता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फॉरेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 91 का 2 नंबर सही है। आगे देखिए 92 नंबर, खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो खरीफ मौसम के दौरान आपका रबी फसल नहीं उगाया जाता है। इसमें से रबी कौन है? तो सरसों एक रबी फसल है, इसे नहीं उगाया जाता है। अगला हो जाएगा 93 नंबर, अर्थशास्त्र, कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है। यह कथन किसका है? यह कथन कोसा का है। कोसा के द्वारा ही कहा गया था कि अर्थशास्त्र, कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है। 93 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर, इसमें कहा गया कि आईएमओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। विदेशी नीति के निर्धारक क्या है? विदेशी नीति के जो निर्धारक है वह है कि आर्थिक हित, सैन्य क्षमता और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। 95 का 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है? जीडीपी में किए गए योगदान से अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। 96 का 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से
है। चलिए रीजनिंग आ गया जिसे हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मतों का समान मूल्य हो यह जरूरी नहीं है। सभी मतों का मूल्य समान है यह जरूरी नहीं है, विधान नहीं है। बाकी एक गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत के पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो 16 का 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी भारतीय सेना का सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो अभी विपक्ष में राहुल गांधी है, तो विपक्ष का नेता प्राप्त करने के लिए कुल सीट का 1/10 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 55 सीट मिनिमम है, तो आप लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सकते हैं। जो अभी वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? भारत में सरसों, तंबाकू और जूट, ये तीनों जो फसल है वह वाणिज्यिक फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। आगे है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? 1930 में इसकी स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। 121 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 131 में कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, और पूछता है कि उपरोक्त में से कौन से उत्सर्जन उष्मा शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? कोयला के जलने से क्या उत्सर्जित होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलेगा और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलेगा। यह तीनों का उत्सर्जन होता है जब कोयला जलता है। अगला है 132 नंबर, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जैव उपचार बायो रिमेडिटेशन से जीवों द्वारा पर्यावरण में से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कर्षण होता है। 132 का 1 सही है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति काया के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? तो इसका जो मूल कारण है वह हो कि ज्वालामुख से पोस्को का प्रसाव, मानसून भूमि से जलवा और समुद्रों में उत्तर प्रवाह, ये तीनों कारण इसके लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। 34 का 3 नंबर हो जाएगा। बाकी आपका स्मॉग, अम्लीय वर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये तीनों का कारण से वायु प्रदूषण हो सकता है। अगला है 135 नंबर की रेंगेलमेन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में किया जाता है? तो इसके द्वारा हम लोग धुआं के घनत्व को मापते हैं रेंगेलमेन स्केल के द्वारा। 35 का 1 सही है। 146 में कहा गया कि 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। बताएं कि वह कितनी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। और ये कहाँ के? तो बांग्लादेश की पीएम बनी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चीन द्वारा ताइवान के पास संचालित जस्टिन मिशन 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया कि कौन सा कथन सही है? यह ताइवान के बंदरगाह की नकाशबंदी का एक कृत्रिम अभ्यास था, तो बिल्कुल सही है। इसमें पहली बार चीन के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत ने भाग लिया, बिल्कुल गलत है। चीन का कोई भी विमान वाहक पोत भाग नहीं लिया है, तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन दिसंबर 2025 में किया गया है? तो यह असम राज्य में किया गया। असम राज्य में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन दिसंबर 2025 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका शंख एयर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह नागरिक उड्डयन से संबंधित है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एनओसी मिल चुका है। आगे है 150 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि नेट ग्रिड को हाल ही में किस डेटाबेस से जोड़ने की मंजूरी दी गई है? नेट ग्रिड को हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जोड़ने की मंजूरी मिल चुकी है। तो 50 का 2 नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ से हमारा आज का पहला सेट समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो, और वीडियो को
दबा के अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपका बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के सभी एग्जामों का आपको सेट अब से आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।